हे पीप, केमन आछो তোমরা। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 2021 में ही रिलीज हुई एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म को जिसका नाम है द अनहोली। द अनहोली को लिखा और डायरेक्ट किया है इवान स्पिलियोटोपुलस ने, जो कि उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यूट मूवी थी। एंड ये मूवी जेम्स हार्बर्ट के 1993 के एक नोवेल शाइन पे बेस्ड है और इस मूवी के मुख्य पात्र में जेफरी डीन मॉर्गन है, जिन्हें हमने इससे पहले द पोजीशन में भी देखा था। एनीवेज, सो आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको द अनहोली मूवी को दिखाते हुए उसकी स्टोरी को कंप्लीटली नरेट करने की कोशिश करूंगा। एंड यस, ऑब्वियसली प्लीज वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें ताकि आप हमारे शाउट आउट सॉल में पार्टिसिपेट कर पाए, जो कि हर वीडियो के एंड में आती है। खैर, सो फॉर नाउ वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत होती है सन 1845 यानी कि ईयर 1845 मैसाचुसेट्स बैंडफील्ड में, जहाँ एक लड़की को एक अबैंडन ट्री से लटकाकर कुछ कैथलिक धर्म के लोग एंड एक प्रीस्ट उस पे कुछ विच ट्रायल जैसी रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं बाय बिलीविंग कि वो लड़की एक अनहोली स्पिरिट एंड एक विच है। वो लोग उस लड़की के चेहरे पे एक मास्क लगाकर उसे उधर पेड़ से लटकाकर जिंदा ही जला देते हैं एंड वो प्रीस्ट उस लड़की के मरने के बाद उसके सोल को एक कर्न बेबी डॉल में ट्रैप कर उस डॉल को उस ट्री के अंदर ही दफना देता है ताकि उसकी सोल उस डॉल से कभी फ्री ना हो सके। एनीवेज, नाउ यहाँ से सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट डे में शुरू होती है, जहाँ हम जेरी फेन नामक एक रिपोर्टर को देख पाते हैं, जो कि एक जमाने में एक बहुत ही बड़ा न्यूज रिपोर्टर हुआ करता था। बट सूनर झूठी न्यूज दिखाने के चक्कर में उसकी जॉब, इज्जत सब कुछ चली गई एंड एट प्रेजेंट वो सिर्फ छोटे मोटे न्यूज चैनल्स एंड टैबलॉइड्स के लिए ही न्यूज कलेक्ट किया करता था। एंड इसी सिलसिले में फेन एक दिन एक बेनफील्ड नामक टाउन में जाकर वहाँ के एक फार्मर से मिलता है, क्योंकि उसे ये खबर मिली थी कि उस फार्मर के काऊ के साथ कोई सैटेनिक रिचुअल की गई है। बट वहाँ पहुंचकर फेन फाइंड्स आउट कि वो बस उस फार्मर की बेटी की शरारत थी, नथिंग एल्स। खैर, ना कोई सेंसेशनल न्यूज ना मिलने की वजह से फेन वहाँ से खाली हाथी लौट रहा होता है। बट तभी फेन नोटिस्ड कि वहाँ एक अजीब से पेड़ के नीचे कोई चीज चमक रही है एंड जैसे ही वो उस चीज को पेड़ से बाहर निकालता है तो वो देखता है कि वो एक कर्न बेबी डॉल है, जो कि चेन से बंधी हुई थी एंड उस पे एक डेट लिखी हुई थी, February 31st, 1845, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। एंड इसी पे वो फार्मर उस डॉल को देखकर ये कहता है कि ये तो एक कर्न बेबी डॉल है, जिसे यहाँ के फार्मर अक्सर अपने खेतों में गुड लक के लिए लगाते हैं। बट दोस्तों, अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि ये वही पेड़ है जिसपे 1845 में उस लड़की को जलाया गया था एंड ये वही डॉल है जिसमें उस लड़की के सोल को ट्रैप किया गया था। एनीवेज, नाउ फेन यहाँ अपने आदत से मजबूर सेंसेशनल न्यूज के चक्कर में उस डॉल को तोड़ देता है एंड उस फार्मर को साथ खड़ा कर ये रिपोर्ट बनाता है कि फार्मर के खेत में एक ऐसा एंशिएंट डॉल मिला है जिसमें से इविल स्पिरिट निकल उस काऊ पे सैटेनिक रिचुअल कर रहा है। एंड ऐसे ही अगेन कुछ पैसों के लालच में फेन एक फेक न्यूज क्रिएट कर देता है बिना इस नॉलेज के कि उसने उस डॉल को तोड़ कितनी बड़ी गलती कर दी है। खैर, नाउ ये फेक न्यूज कवर करने के बाद फेन उस टाउन से रात को घर वापस जा ही रहा होता है कि तभी सडनली उसके कार के सामने एक लड़की आ जाती है, जिससे उसकी कार का डिसबैलेंस होकर एक्सीडेंट हो जाता है। एंड जब फेन उस लड़की को चेक करने जाता है तो वो देखता है कि वो लड़की सेमी कॉन्शियस स्टेट में जंगलों में से चलते हुए उसी पेड़ के सामने जाकर बैठ जाती है जहाँ से फेन को वो डॉल मिली थी। वो देखता है कि वो लड़की उस पेड़ से बातें कर रही थी, इट्स लाइक कि वो पोजेस्ड है। एंड जैसे ही फेन उसे छूता है तो वो लड़की उसे थैंक्स बोलकर बेहोश हो जाती है। एंड जब फेन उसे उठाकर पास के चर्च के फादर हेगिंस के घर ले जाता है तो उसे वहाँ ये पता चलता है कि उस लड़की का नाम एलिस है एंड फादर हेगिंस ही उसके अंकल है। और तो और उस टाउन की डॉक्टर नेथली जब एलिस को उधर चेक करने आती है तब शॉकिंगली फेन को ये पता चलता है कि एलिस बचपन से ही ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है, जिसे सुन वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि कुछ देर पहले ही उसने एलिस को बोलते हुए सुना था। एनीवेज, नाउ जो कि एक्सीडेंट में फेन की कार की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, जिसे ठीक होने में एटलीस्ट 2-3 दिन का वक्त लगने वाला था, इसलिए डॉक्टर नेथली फेन को उस टाउन के एक चीप मोटेल में ड्रॉप कर देती है जहां वो स्टे कर सके। बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब चर्च में फेन एलिस को दोबारा से देखने जाता है तो वो देखता है कि प्रेयर के दौरान एलिस अगेन अचानक से पोजेस स्टेट में जाकर चर्च से बाहर निकल जाती है एंड सीधा जाके उसी पेड़ के सामने रुकती है, जहाँ इस बार एलिस के इस अजीब बिहेवियर की वजह से फेन समेत प्रेयर में आए बाकी लोग भी उसे फॉलो करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। एंड यहाँ हम व्यूअर से क्लियरली देख पाते हैं कि एलिस को उस पेड़ में एक शाइनिंग व्हाइट लेडी दिख रही थी, जो कि मदर मैरी को रिप्रेजेंट कर रही थी। एंड यहाँ अब इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एलिस उन सबके सामने पहली बार बोलती है, जिसे खुद एलिस एंड सारे गाँव वाले बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं।
खैर नाउ यहाँ एलिस अब सबको ये बताती है कि वहाँ उस पेड़ के पास एक व्हाइट लेडी है जो चाहती है कि इधर आप लोग कल भी आओ। एंड उस लेडी का नाम मैरी है, यानी कि मदर मैरी। एंड इस बात को सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग इसे मदर मैरी का एक मिरेकल मानने लगते हैं, क्योंकि वो एलिस को बचपन से जानते थे एंड उसका यूं अचानक से बोलना किसी मिरेकल से कम नहीं था। एनीवेज नाउ अब आगे डॉक्टर नेटली एलिस को अच्छे से चेक करती है, जिसमें सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं एंड अब उसे भी ये एक मिरेकल लगने लगा था। एंड इधर दूसरी तरफ रात को मोटेल में फेन को एक अजीब सा सपना आता है, जिसमें वो एक पुराने घर के सामने एक झरने में एक ब्लैक डिमोनिक फिगर को देख पाता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है एंड वो इसे सिर्फ एक बैड ड्रीम समझकर भुला देता है। Well, now next day morning, as per Alice says, उस गांव के सभी लोग अगेन उस पेड़ के पास अपने अपने प्रॉब्लम्स लेकर पहुंचते हैं, जहां अगेन सरप्राइजिंगली एलिस एक अपाहिज लड़के को ये कहकर चलने को कहती है कि मैरी पे दिल से भरोसा करो एंड उस पे आस्था रखो, जिससे वो लड़का सच में चलने लगता है। एंड इस इंसिडेंट के बाद अब पूरे गाँव वाले भी मैरी पे बिलीव करने लग गए थे। एंड फेन जो वहाँ जाने के बाद से इन घटनाओं को रिकॉर्ड कर रहा था, इसलिए उसी की वजह से ये खबर जल्द ही तेजी से हर जगह आग की तरह फैल जाती है एंड फेन को वापस से हर जगह से ऑफर्स आने लगते हैं। एनीवेज नाउ अब हम एक बिशॉप गेल को देख पाते हैं, जो एलिस के न्यूज पे चर्चा करते हुए ये कहते हैं कि इससे पहले भी हिस्ट्री में 3 जगहों पे मदर मैरी को देखे जाने की बातें सामने आई थी, जिन्हें बाद में वेटिकन द्वारा चेक करने के बाद मदर मैरी का श्राइन घोषित कर दिया गया एंड आज भी उन जगहों पे हजारों लाखों लोग विजिट करते हैं। सो इसलिए अब एलिस के उस पेड़ वाले जगह को अच्छे से चेक किया जाएगा, जिसके लिए वेटिकन सिटी से प्रिस्ट मॉन्सिग्नी और डेलग्रेड उधर आते हैं, जो कि इन सब मामलों में बेहद स्ट्रिक्ट एंड स्केप्टिक थे एंड उनके हिसाब से एक मिरेकल को मिरेकल तभी माना जाएगा जब एक इनक्यूरेबल डिजीज को क्योर किया जाए, उस क्योर को तभी तुरंत आंखों के सामने किया जाए एंड उस क्योर को तभी कंप्लीट किया जाए। इन्हीं 3 सूरतों में उसे मिरेकल माना जाएगा। खैर नाउ इधर दूसरी तरफ हम व्यूअर्स अब फादर हेगन्स को देखते हैं, जो कि मदर मैरी एंड एलिस के इन चमत्कारों से थोड़ा स्केप्टिक हो रहे थे एंड उन्हें जब उस पेड़ के नीचे से वो कर्न बेबी डॉल मिलती है जिसे फेन ने तोड़ दिया था, तब उनका शक थोड़ा और बढ़ जाता है। एंड जब फेन बिशॉप गेल एंड प्रिस्ट मॉन्सिग्नियोर के कहने पे एलिस का इंटरव्यू ले रहा होता है, तो ये चीज फादर हेगन्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो फेन के पास्ट के कामों के बारे में अच्छे से जानते थे एंड इससे पहले जिसने भी उन शाइन्स वाले जगहों पे मैरी को देखा था, उन सभी की जान किसी न किसी तरीके से चली गई थी। इसलिए हेगन्स ये चाहते नहीं थे कि एलिस के इन मिरेकल्स के बारे में ज्यादा किसी को पता चले एंड इसलिए हेगन्स इधर फेन को मार्टिन लूथर किंग की एक क्विट कहते हुए ये कहते हैं कि रिमेंबर, जहां गॉड अपना चर्च खोलता है, उधर डेविल भी अपना घोंसला बनाता है। एनीवेज नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग चर्च में एलिस, फादर हेगन्स, प्रिस्ट मॉन्सिग्नियोर एंड फेन के सामने एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाती है, जिसे सुन फादर हेगन्स बेहद ज्यादा खुश हो जाते हैं। बट तभी ऑल ऑफ अ सडन फादर हेगन्स की हालत बेहद ज्यादा खराब भी हो जाती है, क्योंकि उन्हें 4th स्टेज कैंसर था एंड वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। बट अगेन यहाँ एलिस फादर हेगन्स को पूछती है कि क्या उन्हें मैरी पे बिलीव है, जिसपे फादर हेगन्स हाँ बोलते हैं और तभी एलिस उनके ऊपर हाथ रख उन्हें कम्प्लीटली ठीक कर देती है, जिसके ठीक तुरंत बाद ही फादर हेगन्स को एलिस के पीछे वो ब्लैक डिमोनिक फिगर दिखती है, जिससे वो बेहद ज्यादा घबरा जाते हैं और तो और उधर मौजूद प्रिस्ट मॉन्सिग्नियोर भी ये मिरेकल देख हैरान हो जाते हैं। एंड फिर क्या था, बिशॉप गेल तुरंत उस प्लेस को एक श्राइन घोषित कर देते हैं एंड देखते ही देखते एलिस हर जगह फेमस हो जाती है एंड उसकी फैन फॉलोइंग धड़ाधड़ बढ़ने लगती है। वेल नाउ इधर दूसरी तरफ फेन को नेटली के साथ वॉक करते हुए वही घर एंड झरना दिखता है जहां उसने सपने में वो ब्लैक डिमोनिक फिगर देखी थी और तो और इधर फेन को नेटली से ये भी पता चलता है कि कर्न बेबी डॉल्स को पहले के जमाने में इवल स्पिरिट्स को ट्रैप करने के लिए यूज किया जाता था एंड उस पे एक ऐसी इम्पॉसिबल डेट लिखी जाती थी जिससे वो इवल सोल कभी भी बाहर ना निकल सके एंड हियर वी अंडरस्टैंड कि क्यों उस डॉल पे 31 फरवरी लिखी हुई थी। एनीवेज नाउ इधर दूसरी तरफ फादर हेगन्स को चर्च के आर्काइव के वॉल्स में एक बहुत ही पुरानी डायरी मिलती है, जो कि 1845 की एक प्रिस्ट फादर प्रेस्कॉट की थी एंड ये वही प्रिस्ट थे जिसने फर्स्ट सीन में उस लड़की पे रिचुअल कर उसे मार दिया था। दरअसल दोस्तों उस लड़की का नाम मैरी एलेनोर था, जो कि एक डेविल वर्शिपर थी एंड उस दौरान वो एलिस जैसे ही मिरेकल्स किया करती थी और बदले में लोगों के सोल्स पे कब्जा कर लिया करती थी, जिससे वो और ताकतवर हो जाती थी एंड इसलिए ही तब उसे रोकने के लिए एक विच करार देकर मार दिया गया। एंड हियर वी नाउ क्लियरली अंडरस्टैंड कि एलिस को दिखने वाली वो शाइनिंग व्हाइट लेडी कोई मदर मैरी नहीं बल्कि डेविल मैरी एलेनोर है
एंड वो एलिस के थ्रू मिरेकल्स करवा के लोगों का आस्था खुद पे ला रही थी, जिससे वो लोग जाने अनजाने में अपने सोल्स को उसे सौंप दे रहे थे। एंड मैरी और स्ट्रांग होते जा रही थी। एंड इसलिए ही जब फादर हेगन्स को इधर सारी सच्चाई पता चल गई एंड उनका फेथ मैरी पे से चला गया, तो तब मैरी ने गुस्से में आकर फादर हेगन्स को उधर चर्च में ही फांसी से लटकाकर मार डाला बाय सेइंग कि मैंने ही तुम्हें ठीक किया और तुम मुझी पे आस्था नहीं रखते। खैर, नाउ बिशॉप गेल फादर हेगन्स के इस अनसर्टेन डेथ को एक सुसाइड डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि इससे श्राइन पे आस्था रख रहे लोगों के ट्रस्ट में कोई भी इश्यू आए, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ चर्च के प्रॉफिट से ही मतलब था। और तो यही सेम चीज एलिस को भी बताई जाती है। एंड जब फेन एक इंटरव्यू के दौरान मैरी पे शक करता है, तो एलिस उसे क्लियरली बोलती है कि आस्था ना रखने पर श्राप लगता है, जिससे फेन उधर कुछ बोलता तो नहीं, लेकिन बाद में रात को उसे उस इंटरव्यू के वीडियो में मैरी के पीछे वही ब्लैक डिमोनिक फिगर नजर आती है, जिससे उसका शक मैरी पे और बढ़ जाता है। एंड इसलिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही फादर हेगन्स के फ्यूनरल के दौरान फेन एंड डॉक्टर नैथली फादर हेगन्स के डेथ वाले जगह को यानी कि चर्च के आर्काइव्स को अच्छी तरह से तलाशते हैं। एंड उधर उन्हें वही 1845 वाली डायरी मिलती है, जिससे फेन की सारी डाउट और क्लियर हो जाती है। एंड उसे उधर ये भी पता चलता है कि मैरी एनलॉर का एक बेटा भी था, जिसका नाम निकोलस पैजेट था। एंड दोस्तों, एलिस का पूरा नाम भी एलिस पैजेट था, यानी कि एलिस मैरी एनलॉर की ही वंशज थी। एंड मैरी ने सिर्फ एलिस को ही इसलिए पोजेस्ट किया था क्योंकि मरने से पहले मैरी ने ये साफ साफ कहा था कि वो लोग उसके शरीर को तो मार देंगे, बट वो हमेशा जनरेशन बाय जनरेशन अपने बच्चों के थ्रू जिंदा रहेगी। खैर, नाउ फेन ये सारी चीजें पढ़ी रहा होता है और तभी वो ब्लैक डिमोनिक फिगर यानी कि डेविल मैरी उधर आकर फेन पे अटैक कर देती है, क्योंकि अब फेन की आस्था भी मैरी पे से जा चुकी थी। बट इससे पहले कि वो फेन को मार पाती, उधर प्रीस्ट मॉन्सिग्नोर आके मैरी को वहां से भगा देते हैं। एंड अब वो भी सारी सच्चाई जानने के बाद मैरी को दोबारा से उस कर्न बेबी डॉल में ट्रैप करने का प्लान बनाते हैं। बट लेटर ऑन जब रात को वो उस रिचुअल को परफॉर्म करने की तैयारी करते हैं, तो चर्च में लगा क्रॉस अपने आप ही जल जाता है। एंड उसी से जल प्रीस्ट मॉन्सिग्नोर की भी मौत हो जाती है, जिसे देख वहाँ मौजूद फेन एंड नैथली कुछ भी नहीं कर पाते। वेल, नाउ इधर दूसरी तरफ बिशॉप गेल एंड एलिस मिलके उस श्राइन वाले जगह पे सारे डिवोटीज के लिए एक फेस्ट आयोजित करते हैं, जहाँ एलिस वहाँ आए सारे लोगों को मैरी पे आस्था रखने को कहती है, जिसपे ऑब्वियसली सारे लोग मैरी पे आस्था रख भी रहे थे। एंड इससे डेविल मैरी की ताकत और बढ़ती जा रही थी। एंड ही वो शुरू से चाहती थी कि लोग भगवान को छोड़ उसको यानी कि डेविल को पूजे। एनीवेज, नाउ जो कि ये सारी चीजें फेन के उस डॉल को तोड़ने की वजह से ही हो रही थी, इसलिए फेन इधर नैथली के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, जिससे डेविल मैरी की ताकत को और कमजोर किया जा सके। फेन उस फेस्ट में जाकर सभी लोगों के सामने ये झूठ कहता है कि ये कोई मदर मैरी का मिरेकल नहीं, बल्कि उसी का फैलाया हुआ एक फेक न्यूज है। एंड जो कि सभी लोग ये जानते थे कि फेन ऐसा काम पहले भी कर चुका है, इसलिए वो फेन की बातों पे यकीन भी कर लेते हैं। एंड उनका भरोसा मैरी पे से कम होने लगता है। एंड फिर किया था, जैसे ही लोगों का भरोसा मैरी पे से कम होने लगता है, वो गुस्से में उधर सभी के सामने पेड़ से अपने असली रूप में बाहर आ जाती है, जिससे उसका असली चेहरा अब बेचारी एलिस को भी पता चल जाता है कि वो इतने वक्त से एक डेविल को मान रही थी। एनीवेज, नाउ वहाँ मैरी सबसे पहले तो बिशॉप गेल को छूकर उसकी सोल को कंज्यूम कर लेती है एंड देन वो फेन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। बट इससे पहले कि मैरी उसके सोल को भी कंज्यूम कर पाती, उधर बीच में एलिस चली आती है एंड फेन की जगह मैरी गलती से एलिस को छूकर मार डालती है, जिससे होता ये है कि एलिस के मरते ही मैरी की सोल भी जल के खाक हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, एलिस ही मैरी की एक आखिरी एंड लौती वंशज थी। एंड जैसे कि मैरी ने मरने से पहले कहा था कि वो अपने बच्चों के थ्रू हमेशा जिंदा रहेगी, सो एलिस के मरने के बाद मैरी का और कोई नहीं बचा एंड इसलिए उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। खैर, नाउ इधर फेन पहली बार गॉड से ये प्रे करता है कि वो उस बेचारी एलिस की जान बख्श दे, जिससे सरप्राइजिंगली सच्ची में एलिस को दोबारा से होश आ जाता है एंड उसकी जान बच जाती है। बट मैरी के खत्म होने की वजह से उसके किए हुए सारे मिरेकल्स भी खत्म हो गए थे एंड इसलिए एलिस की सुनने और बोलने की क्षमता भी जा चुकी थी। बट अब एलिस को इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। एंड इन द एंड फेन, नैथली एंड एलिस मिलकर फादर हेगन्स के ग्रेव पे जाकर उनके लिए प्रे करते हैं एंड वी थॉट कि फाइनली ये मूवी की हैप्पी एंडिंग होगी। बट तभी हम व्यूअर्स उधर अंदर चर्च में मदर मैरी के स्टैचू के आंखों से खून निकलता हुआ देख पाते हैं एंड इसी के साथ ये मूवी नेक्स्ट पार्ट का हिंट देते हुए इधर ही एंड हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन जरा सी पसंद आई है तो देन प्लीज इसे एक लाइक अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिए। एंड इफ अगर आप इस चैनल पे नए हो और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो, देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना माता रानी पाप लगाएगी। वेल, नाउ कम टू द टुडे शाउट आउट। तो आज का हमारा शाउट आउट जाता है आशुतोष को, जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो के सवाल के सही जवाब को सबसे पहले दिया था। सो टुडे शाउट आउट गोज टू आशुतोष। नाउ आज का हमारा शाउट आउट सवाल ये है कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार मैरी नाम का उपयोग किया है। आपको इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। खैर, तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।